नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू में। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल करने वाली सदफ चौधरी जी। सदफ जी के बारे में बता दूं तो इनका हमेशा से सपना था आईएफएस ऑफिसर बनना, एक ऐसा पैशन जिसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं विद रैंक 23 इन यूपीएससी सीएससी 2020। थैंक यू सो मच दिव्यांशी। सदफ जी का हमेशा से ये सपना था आईएफएस बनने का, अपने पैशन को फॉलो किया, अपने ड्रीम्स को फॉलो किया और आज वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट यूपीएससी में सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी है। हमें बहुत खुशी है सदफ जी। सभी को एक और बात बता दूं कि इन्होंने एनआईटी जालंधर से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसके बाद 2 साल जॉब किया, उसके बाद फिर उन्होंने इस एग्जामिनेशन साइकिल में वो आई हैं। तो वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर। Thank you for giving me this opportunity. Actually, I am also, very thankful to you for hosting me here. सदफ जी, जैसे मैंने सभी को बताया कि आप हमेशा से एक आईएफएस ऑफिसर बनना चाहती थी, मैं जानना चाहती हूँ क्या मोटिवेशन था, क्या ड्राइविंग फोर्स था आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए? देखिए, जितना मेरा लाइफ में एक एक्सपीरियंस रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, तो उससे मैंने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ ली थी कि आपका काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो आपको भी इंटरेस्ट करना चाहिए। मतलब एक तो होता है कि आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। एक होता है कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो कोई भी करियर आप चूज करते हैं तो इस तरीके से चूज कीजिए कि आपको अपनी जिंदगी के अगले 30 साल उसमें स्पेंड करने हैं, विच इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट। सो आईएफएस इज समथिंग जो मतलब मुझे एक पर्सनल है कि मेरा लोगों से मिलना, ट्रैवल करना, एक ये सब चीज़ें मेरी एक पर्सनल फुलफिलमेंट वाली चीज़ है जो आईएफएस ऑफर करता है। अगर मैं देश प्रेम की एक थोड़ा पेट्रियोटिज्म कह लीजिए या फिर देश सेवा इज द बेटर वर्ड उसकी बात करूं, तो इट्स मोर लाइक everyday Olympics. You get to represent your country at the international platform, even regional और ये सारी चीजें डे इन डे आउट। तो आई थिंक आईएफएस के लिए जो पहली चीज मुझे अट्रैक्ट की थी वो ये चीज थी, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो एक एज एन इंडिविजुअल मुझे जो है काफी सूट करता है। और उसके अलावा भी काफी चीजें हैं, मतलब अगर बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं आईएफएस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी होती है, आपका एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स आप परस्यू कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी स्पेंट मेकिंग रिपोर्ट्स, रीडिंग जो चीजें आती हैं, जो थ्योरी है, जो पॉलिसी मेकिंग है, तो अगर आप थोड़ा उस तरफ इंक्लाइंड है तो आई थिंक इट इज वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो हम बहुत सारे सर्विसेज से अक्वेंटेड नहीं रहते हैं। आईएफएस एक बहुत ही सेलिब्रेटेड सर्विस है, लेकिन हमें जानना चाहिए हर सर्विस को, उसके बाद ही जो कहते हैं ना क्यों यूपीएससी, उसका आंसर पहले से ही आपको पता होना चाहिए और आपको एकदम क्लियर था कि आईएफएस बनना है और इसलिए यूपीएससी क्लियर करना है। सदफ जी, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपकी जो जर्नी रही है उसको हमारे साथ शेयर करें। मेरा जन्म एक अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर हुआ था और मेरा पूरा पढ़ाई ब्रॉटअप जो है वो वहीं पे रहा है। उसके बाद मैंने 2012 में जेई मेंस का एग्जाम क्लियर किया था और जैसा कि आपने बताया एनआईटी जालंधर से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। 2016 में मैं ग्रेजुएट हुई थी, मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। तो मेरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके साथ में मैं काम करती थी वो एक यूएस बेस्ड बैंक था। मेरी लोकेशन यहाँ नोएडा में थी, दिल्ली एनसीआर में। और जो मेरा वर्क था, एक वर्क प्रोफाइल जो था वो मार्केटिंग एनालिटिक्स था। मैं उस बैंक की जो इतनी भी मार्केटिंग स्प्री होती है उनको एनालाइज करके क्रंच करके नंबर्स प्रेजेंट करती ताकि वो बेटर टारगेट कर पाए। और 2 साल तक मैंने ये जॉब की। उसके बाद मुझे लगा कि एक यूपीएससी, क्योंकि बचपन से था दिमाग में कहीं ना कहीं एक शॉट देना है, एंड आई थिंक मोस्टली जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं उनके दिमाग में हमेशा होता है, क्योंकि पेरेंट्स हैव दिस थिंग ना, हमारा बच्चा आईएएस बनेगा इवन बिफोर यू नो इट। तो मेरा ये चीज थी। और प्लस वो ट्रैवलिंग वाला पार्ट, लिटरेचर वाला पार्ट, कॉलेज के टाइम से मैं बहुत ही उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो जब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज के लिए करना चाहिए, क्योंकि एक तो लाइफ में ऐसा है कि आप अपने लिए कुछ कीजिए लेकिन साथ में सोसाइटी के लिए, देश के लिए भी कुछ कीजिए। और जब एक ऐसी सर्विस मिल रही है जो आपको आपका एक ड्रीम लाइफ ऑफर कर रही है, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं थोड़ा टाइम कॉर्पोरेट में काम करती, उसके बाद मैं शायद ट्रैवल ब्लॉगर बन जाती, कुछ और कर लेती, बिकॉज अल्टीमेटली आई वाज गोइंग टू डू दिस। सो नाउ आई एम गेटिंग पेड फॉर डूइंग द सेम थिंग एंड आई एम आल्सो गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट मोर देन जस्ट बेसिक पे हो गई आपकी, ये जो पर्क्स हो गए, बिकॉज इट इज अ फीलिंग इन इटसेल्फ। तो दैट्स हाउ द आईएफएस केम इनटू पिक्चर। यूपीएससी थोड़ा सीरियस हो गया कि नहीं ये करना चाहिए, और उसके बाद आई क्विटेड इन 2018। आई मूव बैक होम और फिर मैं 2 साल प्रिपेयर कर रही थी।
सदफ जी, हमेशा से आपके मन में था, एक दिमाग में कि यूपीएससी क्लियर करना है, तो क्या कॉलेज के टाइम से भी आप साथ साथ पैरेलली कॉलेज की पढ़ाई के साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रही थी, या फिर फुल फ्लेजेड आपने तभी शुरू किया जब आपने जॉब क्विट किया? देखिए कॉलेज के साथ तो ऐसा है कि आई ऑल्सो सजेस्ट एस्पिरेंट्स कि अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दें। शुरू के 2 साल तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से कीजिए पहली बात। बिकॉज कॉलेज क्या होता है, काफी लोग बैकअप के तरीके से कॉलेज जाते हैं कि यूपीएससी करेंगे उसकी या कोई और जॉब करेंगे, बट अगर कोई और जॉब नहीं हुई तो कम से कम कॉलेज की जो जॉब होती है, जो पढ़ाई होती है, वो आपको बैकअप की तरह काम आती है। और अगर आपका बैकअप स्ट्रांग नहीं है तो वो किसी बात का बैकअप नहीं है। तो कॉलेज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो क्योंकि आप कहीं भी जाएं, सिंपल प्लेसमेंट में जाएं कॉर्पोरेट के, चाहे आप यूपीएससी में जाएं, अगर आपकी हॉबीज नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, आपके रिज्यूमे कोई इंटरेस्ट नहीं उस चीज में शो करेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यूपीएससी आईएएस ऑफिसर्स को क्रिएट नहीं करती है, आप ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो आपको सिर्फ पिक करती है फिल्टर आउट करके। तो ये पर्सनैलिटी आपकी कॉलेज से बनती है। एंड लास्टली, अगर आप बहुत सीरियस हो गए हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक आके आपको चीजें फिगर आउट थोड़ा करने लग जाते हैं, थोड़ा मेच्योरिटी भी आ जाती है कि अच्छा ये करना है, अब थोड़ा सीरियस होना है, तो थर्ड ईयर से आई थिंक जो मैं भी करती थी, जो बच्चे और भी कर सकते हैं, आप अपना थोड़ा थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर से डेली पढ़िए आप, जो आपकी बेसिक एनसीईआरटी है 6 to 12, आई थिंक 6 to 12 एनसीईआरटी ही कोई बच्चा अगर कर रहा है कॉलेज में, तो उसका लगभग 50-60% सिलेबस तो वैसे भी कवर हो गया है। इससे ज्यादा ना उससे एक्सपेक्टेड है ना उसको करना चाहिए। तो मेरा भी यही था, आई थिंक आई वुड ऑल्सो एडवाइस एक्सपीरियंस द सेम थिंग। सदफ जी, आप 2 साल आपने कॉर्पोरेट में काम किया, आप इंटरनेशनल बैंक के साथ आप काम करती थी। उसके बाद जब जॉब छोड़ा तो ऑल्दो ये हमेशा से एक पैशन था, लेकिन जब आपके पास एक बहुत ही स्टेबल इनकम, बहुत ही रेप्यूटेड बैंक के साथ आप काम कर रही थी, तो क्या उस पॉइंट पे जॉब छोड़ना मुश्किल था? देखिए ये तो काफी ट्रिकी चीज है, बिकॉज आई ऑल्सो माई सेल्फ फेल, जो आप चीज बोल रहे हैं कि एक अच्छा बढ़िया इनकम हो रही थी, बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा था, खाओ पियो ऐश करो वाली जिंदगी चल रही थी, जिंदगी बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। तो कंफर्टेबल जिंदगी आई थिंक ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू स्ट्रगल वाला पार्ट, क्योंकि तब आपको निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे कई बार तो लगा कि ठीक है, क्या दिक्कत है, यू कैन कैरी ऑन, आगे कॉर्पोरेट लेडर में आप मूव अप कर जाओगे, बेटर वो सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन जब वही चीज मैं बताती भी हूँ बच्चों को कि एक बार जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए और मुझे लगा कि बच्चे कर रहे हैं, हर साल लोग निकलते जा रहे हैं और मैं तो यहीं रह जाऊंगी, कॉर्पोरेट में तो क्या है, आप कभी भी वापस आ सकते हैं। तो आई थिंक वो मोटिवेशन कहीं बाहर से, इंस्पिरेशन कहीं बार आ जाती है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन जब मैंने बाकी लोगों को देखा कि इंस्पिरेशन मुझे मिली, जैसे आज शायद बच्चों को मेरे से मिल जाए, तो वो चीज थी। और लास्टली आई ऑल्सो वांट टू से कि फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट, आई कॉल्ड माय फादर अप, क्योंकि ये बच्चे को उस टाइम थोड़ा डायलेमा होता है, आप छोटे होते हो, 22-23 साल के होते हो, कि अच्छा क्विट इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो आई कॉल्ड हिम अप, मैंने उनको बोला कि दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग, कि प्रिपेयर कर लेती हूँ, कुछ नहीं हुआ तो कॉर्पोरेट में वापस आ जाऊंगी। सो ही टोल्ड मी कि देखो हम 9 to 5 जॉब करते हैं ताकि हमारे बच्चे कुछ बेटर, कुछ बिगर कर सकें, और आप कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सपोर्ट यू, आप घर आओ, वहां रहो, जो भी आपको करना है। तो आई थिंक दैट वाज वन मोमेंट जब मुझे लगा ठीक है, आई कैन टेक दिस लीप ऑफ फेथ। डेफिनेटली पेरेंट्स का सपोर्ट अगर रह जाता है, मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वो कॉन्स्टेंटली एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, तो आपने 2018 में क्विट किया, 2019 में पहला अटेम्प्ट, और 2020 में जो ये अटेम्प्ट है उसमें आपने रैंक 23 हासिल की है। 2019 के अटेम्प्ट में कुछ कारणों से यू डिडंट मेक टू द फाइनल लिस्ट। क्या थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डगमगाया था कि आपने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी है फॉर दिस एग्जामिनेशन, विल यू बी एबल टू मेक इट? कभी ये मन में आया ये सवाल? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है। एब्सोल्युटली राइट। पहले तो मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगी, तो आई थिंक पहले अटेम्प्ट में, मतलब पता नहीं लोगों को ज्यादा शायद नहीं पता हो, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, तो फाइनल लिस्ट तो बहुत दूर की बात थी। और कॉन्फिडेंस एक ऑब्वियसली आपका काफी शॉट डाउन हो जाता है, बिकॉज आपको लगता है कि आपने तो एक गैम्बल प्ले किया था, इतना बड़ा रिस्क लिया था, वो गैम्बल जो एक तरीके से फेल हो रहा है, बिकॉज आप प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आई थिंक ज्यादातर बच्चे जो आते हैं, या मैं भी थी, तो लाइफ लॉन्ग आप टॉपर थे, हमेशा सब कुछ क्लियर करते आ रहे थे, तो एक एकेडमिक एरोगेंस कि हम कैसे फेल हो सकते हैं, तो वो चीज हमेशा हर्डल्स आती हैं, सब बच्चे फेस करते हैं उस चीज से, लेकिन डरना नहीं चाहिए, पहली चीज तो ये है।
दूसरी चीज ये कि बुरा लगना, ऑफ कोर्स बुरा लगता है, सबको लगना भी चाहिए क्योंकि हमारे इमोशंस हैं, बट बुरा लगना प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज को प्रोसेस ना कर पाना प्रॉब्लम है। बिकॉज आई रिमेम्बर कि मैंने 1 महीना लिया था अपनी एकेडमिक गलतियां फाइंड आउट की कि किस जगह पे गलत किया, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर सकती हूँ, बट साथ में अपने इमोशंस को भी मैनेज किया। आई यूज टू राइट डाउन कि मतलब क्या चीज है जो मैं इतना डर रही हूँ, किस चीज से, मतलब क्या मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा लाइफ खत्म होने वाली फील क्यों आ रही है, बिकॉज वो चीज काफी ना बॉदर करती है आपको। बट उस चीज को प्रोसेस करना, मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई रिमेम्बर कि मेरे साथ वाले लोग थे, पीपल वर गेटिंग मैरिड, पीपल वर हैविंग वेकेशंस इन यूरोप, तो वो सब चीजें हैं, मुझे लगता था कि ये लाइफ तो मैं छोड़ के आई हूँ और ये सब चीजें ना, बट आपकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, उनकी टाइमलाइन डिफरेंट है। बिकॉज आई नो कि अभी 2-3 साल डाउन द लाइन मैं उन लोगों के वीजा पासपोर्ट लगा रही होंगी, तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, इट्स अबाउट योर टाइमलाइन, यू शुड नॉट कंपेयर इट टू समवन एल्सेस, क्योंकि चीजें ऊपर नीचे होती है, बट आपका टारगेट आपका होता है, अचीव आपको करना है, जर्नी आपकी है। सदफ, जब आप इस जर्नी में आई तो मैं चाहती हूँ जो 2019 से 20 तक की जो पूरी जर्नी रही है उसको थोड़ा सा बताएं। कैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई, जो गलतियां 19 के अटेम्प्ट में रह गई थी 20 के अटेम्प्ट में कैसे समझा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी आपकी स्ट्रैटेजी। देखिए 2-3 स्ट्रेंथ्स इसमें रहेंगे। पहली बात, एनालाइज कीजिए कि आपकी गलती कहाँ हुई है। प्री या मेंस जो भी आपका एग्जामिनेशन है, आप ये देखिए कि किस किस एरिया में आप लैग कर रहे हैं, वहां पे आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा। जहां आप अच्छा कर रहे हैं वहां आपको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चे एक चीज में अच्छा कर रहे हैं, अगली बार उसी चीज में स्लो हो जाते हैं। तो ये चीज आप एनालिसिस वाला पार्ट पहले आता है। दूसरा पार्ट, आई थिंक फेलियर को फेलियर मत समझिए, स्टेपिंग स्टोन समझिए, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मेरा वो प्रीलिम्स निकल भी जाता तो मैं मेंस पे रह जाती, क्योंकि उतनी प्रिपरेशन नहीं थी। तो मैंने, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन पहले अटेम्प्ट में कर ली थी, उस पर मैंने बिल्ड किया दूसरे अटेम्प्ट में, तो वो मुझे बहुत इजीली, बहुत स्मूथली मेरा हो पाया। तो उस चीज को स्टेपिंग स्टोन समझ के पुरानी चीजों को यूटिलाइज कीजिए। एंड लास्टली आई बिलीव प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक बार आपको गलतियां पता है, जब आप एक बार आपके पास स्टडी मटेरियल है, तो फिर अपना टाइम डिवाइड कीजिए। जीएस का कब, जैसे मुझे पता था 2 महीने जीएस करूंगी, 2 महीने मेंस करूंगी, फिर प्री को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगी इस बार, क्योंकि पिछली बार प्री रह गया था। मेरा तो टारगेट था कि प्री निकल जाए इस बार, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो आई वुड सी एज इट कम, कि मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो दैट प्लानिंग वाला पार्ट, ये 3 चीजें ना, आई थिंक असेस करना, अपना स्टेपिंग स्टोन पिछला वाला जो ब्रशअप करना, और आगे प्लान करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए किन खास बातों का ध्यान आपने इस अटेम्प्ट में रखा, क्योंकि दिन पे दिन प्रीलिम्स इवॉल्व हो रहा है, चेंजिंग पैटर्न, पैटर्न नहीं चेंज कहेंगे लेकिन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के साथ साथ खुद को भी मैचअप कोप अप करना है। देखिए फिल्म्स मुझे आज भी सबसे डिफिकल्ट स्टेज लगती है, और मैं तो इस बार का पेपर देख के भी सोच रही थी कि शायद मैं इस बार क्लियर भी ना कर पाती, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज है, बच्चों को डर लगता है, इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। अब मैंने क्या अलग किया, पहली बात तो ये कि आई थिंक प्रैक्टिस पेपर्स, आप प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए। अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आप रिवाइज कर रहे हैं, फिर आप प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं, वो जरूरी है। और मैंने पिछली बार में ये गलती की थी, मैं अपनी 3-4 गलतियां ही बता देती हूँ, कि मैंने एक ही इंस्टीट्यूट से लगाए थे। तो ट्राई कीजिए कि 2 इंस्टीट्यूट से लगाएं। पहला इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए थोड़ा लॉजिकल हो, जैसे कि विजन के होते हैं। दूसरा थोड़ा फैक्चुअल हो, जैसे कि इनसाइट्स के होते हैं। तो लॉजिकल प्लस फैक्चुअल जब आप 2 टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि पेपर कई बार फैक्चुअल आ जाता है, जैसे इस बार आ गया था। कई बार लॉजिकल आता है, बहुत ही एनालिटिकल कह लीजिए। तो एक चीज तो ये है कि 2 ऐसी टेस्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन लगाइए। दूसरी बात, टेस्ट को रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्या होता है, जब आप अपना कोई टेस्ट लिख रहे हैं, आपने बहुत दिमाग लगा के एक ऑप्शन पे टिक किया, लेकिन वो गलत था, लेकिन वो फॉल्स मेमोरी दिमाग में क्रिएट हो जाती है। जब आप, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे ना उस चीज को, तो एग्जाम में भी वो फॉल्स मेमोरी आएगी कि मैंने बहुत सोचा था, वो सही था, शायद आपको याद तो रहेगा नहीं सही क्या था, गलत क्या था। तो इसलिए मल्टीपल रिविजन आपकी मिस्टेक्स के बहुत जरूरी है। एंड लास्टली आई बिलीव थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट प्री के लिए करना पड़ेगा, अगर आपको प्री से डर लगता है। अब बहुत लोग लकी होते हैं, 2-3 महीने में प्री निकाल लेते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा नहीं है, स्टक कर रहे हैं उस चीज में, तो करंट अफेयर्स की सप्लीमेंट अच्छे से कीजिए। मैगजीन्स हैं आपकी जो भी है, मुझे याद है कि मैंने रामसार साइट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क सब मैप पे प्लॉट करके बड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की थी, कितनी सारी चीजें याद की, बड़ा कंफ्यूजिंग था। बट आई फील एंड में अगर आप 2, 4, 5 नंबर से भी निकल रहे हैं, तो इट इज वेरी वर्थ इट। तो ये 3 चीजें आई बिलीव कि प्रीलिम्स जिन लोगों का फंस रहा है थोड़ा हेल्प करेंगी। सदफ, अगर हम मेंस की बात करें तो आपने कहा कि पिछली बार थोड़ी सी कम तैयारी रह गई थी और इस बार यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, एक्स्ट्रा तैयारी की। तो वो जो एक्स्ट्रा तैयारी, जो गैप उसको भरा, उसको किस तरीके से भरा, और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जो 1-1.5 साल का जो टाइम लाइन लेकर चल रही हैं, उनको कैसे अपना प्लान बनाना है और ये जो गैप्स की बात है उसको कैसे भरना है।
देखिए, आई बिलीव कि मेरा पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस पे ज़्यादा फोकस किया था। मैं प्री को थोड़ा कम वेटेज दी थी बिकॉज़ मुझे लगा था कि वो हॉल टिकट है सिर्फ मेंस तक जाने का। बट ऐसा होता नहीं है। तो मेरा मेंस की प्रिपरेशन पहले अटेम्प्ट में अच्छी थी, दूसरे अटेम्प्ट में वो और बेटर हो गई और वो थोड़ी गलती भी थी पर थोड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ भी था। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग पहले अटेम्प्ट में ही अगर ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग सारे मेंस के टॉपिक्स कवर कर लीजिए। प्री के लिए आप बाद के 4-5 महीने छोड़िए क्योंकि वो काफ़ी फैक्चुअल हो जाता है, काफ़ी टू द पॉइंट हो जाता है। मेंस थोड़ा ब्रॉड रहता है। तो आप ये देखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये छोटे टॉपिक्स हैं जो होते हैं लेकिन हम करते नहीं है, सोचते हैं कि हम ऐसे ही लिखाएंगे पर ऐसे ही लिख के आने के नंबर नहीं मिलते हैं। तो पहले तो आप मेक श्योर कि आप पढ़ ले रहे हैं सब चीज़ों को। और आई थिंक जो चीज़ इस बार मेरे फेवर में वर्क की वो ये कि प्री और मेंस के बीच का जो टाइम था वो बहुत कम टाइम था इस बार हमारे पास में। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारा सिलेबस है, हो नहीं पाएगा और इतना सारा सिलेबस आप पढ़ के जाते हो तो आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैं सिलेबस लेके बैठी। सिलेबस में हमारा अगर आप डिटेल ब्रेकअप देखें तो 150-200 टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने A4 साइज शीट्स लेके 150-200 सब हर के ऊपर एक टॉपिक लिख दिया और अपनी बुक से, अपने मटेरियल से 10-10 पॉइंट उसमें लिख लिए, ताकि वो सिर्फ मुझे वही रिवाइज करने थे, उन्हीं को रिकॉल करना था। मेरा काम बहुत ईजी हो गया था, मुझे सोचना नहीं पड़ा था कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं 3-4 पेजेस में से, क्योंकि मुझे पास सिर्फ 10 पॉइंट थे, वही मुझे लिख के आने थे। उसमें डाटा पॉइंट हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, मैप्स हो सकते हैं, थ्योरी भी हो सकती है, एग्जाम्पल्स, कुछ भी आपको जो मन करे एक प्रॉपर आंसर के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही सिलेबस को कट शॉर्ट कर देता है, रिवाइज करने में इजी होता है और एग्जाम में रिकॉल करने में इजी होता है। तो मेक श्योर कि यू हैव सच कीवर्ड वाले नोट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्रह्मास्त्र जैसी चीज हम कह सकते हैं कि कैसे सिलेबस के टॉपिक्स को आप ये हम हमेशा बात करते हैं सिलेबस को कैसे डिकोड करें, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि हर टॉपिक्स के आप नोट्स बना लें और वो आपको मेंस के लिए काफी हेल्प करेंगी। आई वाज सेइंग छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे पॉवर्टी है, हंगर है, जो हमें पता होता है। जैसे हंगर पे इस बार आया था हंगर इंडेक्स का, आई थिंक पॉवर्टी इंडेक्स का, सॉरी, आया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सबको पता था, लेकिन आप 10 नंबर में क्या लिखोगे उसमें। तो इफ यू आई हैड दोज नोट्स ऑन पॉवर्टी, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या हम करेंटली वर्ल्ड बैंक से यूज कर रहे हैं, एमडीपीआई में क्या क्या आता है, उसके एग्जाम्पल दे दिए, खत्म। तो आई थिंक ऐसे अगर आप इतना डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो वो बहुत हेल्प करता है फिर। सदफ, मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि हर टॉपिक के आपने नोट्स बना लिए थे और वो नोट्स आपको काफी हेल्प कर रहे थे, डायरेक्टली आप पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर रहे थे जो एक्चुअल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन आया है, आपने जैसे बताया पॉवर्टी पे आया, अगर हंगर पे आ गया, तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से समझते हुए जो आपने नोट्स बनाए उसको कैसे यूज करना है। देखिए, मेरा ये था कि मैं जैसे कोई भी क्वेश्चन आया है तो जनरली जीएस में क्या होता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस वही आएंगे जो करंट में चल रहा होगा, उसको थोड़ा थ्योरेटिकल करके पूछ लेंगे। तो मैं हमेशा ओपन करती थी अपने उस नोट्स में जो भी कोई करंट अफेयर की लाइन लिखी हुई होती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर भी जो मैं 3 महीने का पढ़ रही थी, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आया तो मैं उसमें ऐड कर दिया करती थी एक पॉइंट बना के। तो ओपन किया आपने, उसके बाद में आप उसकी बॉडी में आते हैं, तो बॉडी में आप थ्योरी लिखेंगे। अगर पॉवर्टी की बात कर रही हूँ सिंपल, तो पॉवर्टी के बारे में आप ये बताएंगे कि पॉवर्टी क्या होती है, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, हेड काउंट रेशियो होता है, वर्ल्ड बैंक का एक परचेजिंग पावर पैरिटी वाला इंडेक्स होता है, ये सारी चीजें जो भी होती हैं। उसके बाद जो आपसे पूछा गया है एमडीपीआई, अगर आपको ज्यादा आता है तो आप ज्यादा बता दो, कम आता है तो कम बता दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि 10 इंडिकेटर्स होते थे तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, एक ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, गोला बनाओ, एमडीपीआई लिखो और उस पर 10 वो जो जो आपको याद है, क्योंकि आपने नोट्स अगर बनाए होंगे तो आपको पता होगा, तो वो लिख दो। और उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स, जैसे भी जो भी आपसे पूछा गया है बेसिकली, या तो आपसे पूछ रहा है कि इवोल्यूशन क्या है पॉवर्टी इंडेक्स का, तो आप ऐसे बता दीजिए। अगर पूछा जा रहा है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है तो आप प्रोज एंड कॉन्स करके बता दीजिए। तो आई बिलीव इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, पहली बात तो ये चीज यूज करिए। दूसरी बात ये कि फ्लो चार्ट्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए, थ्योरी को उसमें बॉडी में लिखिए, इंट्रोडक्शन हमेशा करंट अफेयर्स से दीजिए। तो ये आपका बहुत ही अच्छा इंटरलिंकेड बन जाएगा और बहुत ही कंसोलिडेटेड आंसर आपका निकल के आएगा। एक बार फिर मैं ये रिपीट करूंगी कि ये जो आपने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप हो गई, बहुत जैसे इसको हम कह सकते हैं ट्रिक एग्जामिनेशन के लिए। तो सभी लोग इसको नोट करें, ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। अब मैं आगे चलती हूँ। आपने जैसे बताया करंट अफेयर्स का बेशक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमेशा ये भी डिलेमा रहता है कि कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़े। आप हमेशा से न्यूज़पेपर पढ़ती थी कॉलेज के टाइम से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन सेंट्रिक होकर कितने समय का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आइडियली। देखिए, न्यूज़पेपर तो आप जब से चाहें तब से शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर तो ऐसी चीज है जो एक सिविलाइज इंसान को इन जनरल भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उससे एक्सपेक्टेड होता है। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनके लिए बस ये है कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ये वाले न्यूज़पेपर पढ़ने थोड़ा टेक्निकल होते हैं, बाकी लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं बट पढ़ना चाहिए।
तो इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, बट हाँ, अगर जो आप नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं, आप मैगज़ीन्स की बात कर रहे हैं, तो मैगज़ीन्स का मैं बोलूँगी मिनिमम आप 12 महीने का रखिए, और अगर आपके पास टाइम है और उतना स्पेस, माइंड स्पेस है, तो आजकल थोड़ा यूपीएससी पीछे से पूछ लेती है, 2-3 साल से मैं देख रही हूँ, तो 18 महीने का आपको करना पड़ेगा। 12 महीने का काफ़ी अच्छे से, उसके पिछले 6 महीने का एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। सदफ जी, हमने आपसे प्रीलिम्स और मेंस की बात की, अब हम इंटरव्यू की थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और आपने कैसे टैकल किया? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था 14th ऑफ सितंबर को, व्हिच मीन्स ऑलमोस्ट द लास्ट वीक। जो पूरा प्रोसेस चल रहा था 2 महीने से, तो मेरा काफ़ी आखिर में था, और आफ्टरनून शिफ्ट थी और मैं सेकंड लास्ट इंसान थी जाने वाली, तो बहुत लंबा मुझे वेट करना पड़ा। आई थिंक अगर काफ़ी बच्चे होंगे जो लास्ट शिफ्ट में जाएँगे, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ जाके बहुत ही कूल, काम तरीके से बैठना है, ज़्यादा लोगों से बात-वात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग डिस्कशन कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि आपको तो कुछ नहीं आता है, तो जस्ट सिट देयर कामली, ऑब्जर्व अदर पीपल, डोंट वेस्ट योर एनर्जी बिफोरहैंड। पहली चीज़ तो ये है। अब मेरा जो बोर्ड था, जब मैं सेकंड लास्ट बंदी थी, मैं वहाँ पहुँची, तो मनोज सोनी सर का बोर्ड था और काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था, बहुत ही अच्छा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। 5 मेंबर्स जैसे हमारे होते हैं बोर्ड में, और उन लोगों ने सब कुछ कवर किया। मेरा बैकग्राउंड, सोनी सर ने जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने मेरे बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अमरोहा, इट इज़ फेमस फॉर ढोलक इंडस्ट्री, इट इज़ फेमस फॉर कमाल अमरोहवी एंड हिज़ मूवीज़। तो ये सब हमने डिस्कशन किया। जो एक मैम थी, उन्होंने मेरा लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब की मैं हेड थी, उन्होंने उस चीज़ के बारे में पूछा, बुक्स के बारे में, व्हाई रीडिंग इज़ अ डाइंग आर्ट, इस चीज़ के बारे में। देन देयर वाज़ अनदर मेंबर जिन्होंने मेरे से ट्रैवलिंग के बारे में पूछा, बिकॉज़ दीज़ 2 वर माय हॉबीज़, ट्रैवलिंग एंड रीडिंग बुक्स। देन देयर वाज़ सर, आई थिंक उन्होंने मेरे से इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा, बिकॉज़ पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल था और उस टाइम अफ़गानिस्तान क्राइसिस काफ़ी चल रहा था। लास्टली देयर वाज़ वन मोर जेंटलमैन, जिन्होंने मुझसे मेरा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और he also told me कि we want to gauge how fit you would be for foreign services, because cultural exposure होता है यहाँ, आप बैंक में कैसे आप मैनेज कर रहे थे, आगे आप कैसे मैनेज करेंगे। एंड आई रिमेंबर हिम रिमार्किंग, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो बड़ा पोकर फेस रख के बैठे होते हैं, दे डोंट लेट एनीथिंग रिवील कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है या खराब जा रहा है, बट दैट पर्सन वाज सो जॉली। ही आल्सो, आई थिंक ही आल्सो केम फ्रॉम जालंधर, एंड आई डिड माय कॉलेज फ्रॉम जालंधर, so that was some sort of connect. So he remarked that I really liked your confidence and the way you speak from your experience. And I think that was the high moment of my interview, when I felt कि अच्छा कुछ सही हो गया है. So the moment I came out from the interview hall, जो पहला expression था, जो पहला एक feeling थी, that was of satisfaction, because I felt कि I did my best. अभी जो नंबर ऊपर नीचे रिजल्ट जो भी आए, but कोई regrets नहीं थे. And I think it also reflected in my marks. I got very good marks in interview also. So yes. सदफ जी, आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जाना और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और सबको समझ में भी आएगा कि अपने बैकग्राउंड को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हम सेशन के एंड में आ चुके हैं। आप कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस देना चाहेंगी सभी एस्पिरेंट्स को? देखिए, 2-3 चीज़ें जो मैंने अपनी छोटी सी जर्नी से सीखी है, वो ये कि पहली बात, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो इट्स मोर लाइक कि आप फेलियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक कोट भी है। तो आप ये चीज़ देखिए कि आपके पास कितना टाइम है, कितना आपको पढ़ना है, उतना उतना आप डिवाइड कीजिए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए। सेकेंडली, मोटिवेशन। मोटिवेशन कई बार कम हो जाती है, कई बार हमें लगता है कि एक सेल्फ डाउट आता है। आई थिंक वो हमेशा हर किसी को आता है, रिजल्ट के एक दिन पहले तक टॉपर को भी सेल्फ डाउट आता है कि दोबारा प्री ना लिखना पड़े, ये सब चीज़ें होती हैं, व्हिच इज़ वेरी नेचुरल, बट यू शुड नो हाउ टू मैनेज इट। तो अपना बेसिकली प्लानिंग से भी मेरा मतलब यही था कि अपने वीकली टारगेट्स बनाइए, उनको अचीव कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए उनको अचीव करने के लिए, ताकि वो मोटिवेशन बनी रहे, इंसेंटिव एक मैकेनिज्म बना रहे। सेकेंडली, फेलियर को कभी भी फाइनल मत समझिए, कभी भी फेटल मत समझिए, बिकॉज फेलियर सब लोग फेस करते हैं, बट व्हाट मैटर्स मोर इज हाउ यू यूटिलाइज दैट फेलियर इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन योर जर्नी। एंड लास्टली, जो मुझे लगता है हर किसी के लिए वैलिड है, देखिए, पहले एक अच्छे इंसान बनिए। ये जो आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब चीजें होती हैं, आई नो, ग्लोरिफिकेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही क्योंकि आई एम ऑन द अदर साइड, तो मैं ये चीज बोल रही हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका प्रोसेस से इमोशनल जो एक डिटैचमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जब मैं पहले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे तो टॉप करना है, ये सब चीज़ें, तो वो मुझे बहुत ही बैकफायर कर गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचो कि हो या नहीं हो, आप कुछ कर लोगे, आप लाइफ में एक अच्छे इंसान बनो, आप एक दूसरे इंसान को आपसे मिल के खुशी हो, आपको अपने साथ रहने के में खुशी हो, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड।
तो एस्पिरेंट्स को भी मेरा यही रहेगा, एक चीज़ एक एडवाइस जो रहेगी कि पढ़ाई कीजिए, अपना 100% दीजिए, लेकिन साथ में अपनी लाइफ को भी मतलब यू शुड कीप ऑन लिविंग। Thank you so much, Sadaf ji, for joining us and speaking to us about your journey और कितना जरूरी है एक इमोशनल बैलेंस बना के रखना, और एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं लेना है, उसको अपनी इंटरेस्ट के साथ लेना है, ये बहुत जरूरी है। Thank you so much, Exactly. and the entire team Thank you for wishes having you me. good health and all the best for your journey ahead. So glad. Thank you Thank you so once much. again. All right. Thank you. Bye bye.